साथियों, 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत ब पाठ्यक्रम संचयन भाग 2 का पहला पाठ हरिहर काका, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर, का ये तीसरा और अंतिम वीडियो होगा। साथियों, हमने पहला और दूसरा वीडियो के माध्यम से कहानी की शुरुआत कर चुके हैं, इसलिए हम बाकी बचे भाग को इस तीसरे वीडियो के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने पिछले में देखा कि किस तरह से हरिहर काका को महंत के चंगुल से छुड़ाकर उनके भाई लोग पुलिस की सहायता से अपने घर ले आए और उसको कीमती सामान की तरह सुरक्षित रखे। उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना करके रहते। हरिहर काका भी पहले की भांति अब सीधा साधा नहीं, बिल्कुल समझदार हो गया था। वह महंत की मीठी मीठी बातों को, चिकनी चुपड़ी बातों को वह अच्छी तरह से समझ गया था और उनके भाई लोग किस तरह से उनको सुरक्षा दे रहे हैं, उनके अंतर्मन की बातों को भी वह समझने लगा था। वह सोच रहा था कि वास्तव में ये सब जायदाद के लिए कर रहे हैं, संपत्ति के लिए कर रहे हैं, ना कि उनके भाई के प्रेम के लिए या खून के रिश्ते के लिए। हरिहर काका सोच कुछ और रहा है और वहां का वातावरण कुछ और हो रहा था। जिस दिन वह ठाकुर बारी से घर लाया गया था, उसी दिन से उसके भाई, उसके रिश्ते नातेदार, उनके रिश्ते के लोग, सब लोग उनको बोलते रहते कि अपनी जायदाद अपने भतीजों के नाम लिख दो। ऐसा नहीं करने पर महंत आपके ऊपर गिद्ध दृष्टि यानी बुरी नजर हमेशा लगाए रहेगा। सिर पर मानो तूफान का खतरा बना रहेगा और इससे बचने का यही एकमात्र रास्ता है कि अपनी संपत्ति अपने भतीजों के नाम, अपने भाइयों के नाम कर दो। हर समय सुबह, दोपहर, शाम, रात वही बातें करते रहते। लेकिन हरिहर काका बस इतना बोलते, लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं, उनके खिलाफ हमने मुकदमा किया है। जब देखे कि उनके भाई लोग समझाते समझाते हार गए, तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया। हरिहर काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। तब बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो महंत और उनके सहयोगियों ने, साधु संतों ने किया था। वह दृश्य आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उनके वही सगे संबंधी, वही भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में हमेशा तैयार रहते, जो अपने आप को खून का रिश्ता जोड़ते, उनकी नींद ही सोते और उनकी नींद जागते, वही उनके सामने हथियार लेकर खड़े हो गए। चित्र में दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति किस तरह से डंडा पकड़ करके उठाए हुए क्रोधित मुद्रा में चित्र में दिखाई दे रहा है। वो कह रहे थे, सीधे सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। ये उनके भाई लोग बोल रहे थे, बताइए। लेकिन हरिहर काका, यह घटना पहली होती तो डर जाता, ये तो दूसरी बार हो रहा है। इसलिए कहता है, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। ये क्वेश्चन में दिया गया है
स्पष्ट कीजिए। इसी घटना के बारे में आपको उत्तर लिखना है। हरिहर काका ने सोचा कि ठीक है, सब एक ही बार उन्हें मार दें, वही ठीक होगा, लेकिन मुझे आप लोगों को अपनी जमीन नहीं लिखनी। मुझे रमेसर के विधवा की तरह शेष जिंदगी घुट घुट कर नहीं मरना है। किस तरह से रमेसर की विधवा से उनके भाइयों ने जमीन बाला फुसला कर लिखवा लिया और बाद में उनकी जो दुर्गति हुई, जो उनकी हालत हुई, उसको देख कर के गांव के लोग कांप जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेसर की विधवा ने उनकी जमीन नहीं लिखी होती तो उनको अंतिम समय तक उनकी देखभाल करते, उनकी पांव पखारते, उनकी बातों को मानते। हरिहर काका भी गुस्से में खड़े हो गए, गरजते हुए कहा, ठीक है, मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी जमीन क्या, जमीन की धूल भी तुम्हारे नाम नहीं लिखूंगा। और कहने लगा कि तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से जरा भी कम नहीं हो। तब उनके भाई लोग बोलते हैं, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के लिखो। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो जाती है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब वह अपने घर से निकलकर गांव की ओर भाग जाना चाहता, गलियों की ओर जाना चाहता था, लेकिन उनके भाई लोग उसको अच्छी तरह से कस कर पकड़ लिए थे। अब उसने क्या सोचा कि अब इन तीनों लोगों से तो लड़ना मुश्किल है, एक व्यक्ति, इसलिए उन्होंने क्या किया, खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जोर जोर से आवाज लगाया। तब उनके भाइयों को होश आया, अरे इसके मुंह को तो हमने बंद ही नहीं किया है, इसको पहले ही बंद कर देना चाहिए था। और उन्होंने तत्काल उन्हें जमीन पर पटक दिया और उसके मुंह में कपड़ा बांध दिए, जैसे कि महंत और साधु संतों ने किया था ठाकुर बाड़ी में। ऐसा करने के पहले कि हरिहर काका तो आवाज लगा चुका था, उनकी आवाज गांव तक पहुंच गई थी। आस पड़ोस के लोग उनके घरों में, दालान में जुटने लगे। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से ये बात तुरंत महंत तक पहुंच भी गई और वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि ये अपने परिवार का निजी मामला है, इसे दूसरों को क्या लेना देना, क्या मतलब। लेकिन महंत जी बहुत चालाक है, वह तत्परता और फुर्ती उनके भाइयों ने नहीं दिखाई, उससे ज्यादा तत्परता और फुर्ती के साथ पुलिस बल के साथ हरिहर काका के दालान में आ पहुंचे। पुलिस आने के बाद अब वह निजी मामला नहीं रहा, घर की तलाशी शुरू हो गई। हरिहर काका को भी उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुर बाड़ी में उन्हें बरामद किया गया था। उनको बंधन से मुक्त किया गया। अब पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ क्या क्या जुल्म किए, क्या क्या अत्याचार किए। जबरन उनके अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए, उनको खूब मारा पीटा है, उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी। वह कहने लगता है कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देती। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह उनके मारने के निशान थे, जख्म थे, इंजर्ड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, निशान उभरे हुए थे मारपीट के। वह डरा हुआ था, उनका शरीर शेकिंग हो रहा था, कांप रहा था, अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। तब उसके मुंह पर पानी छींटा मारकर उन्हें होश में लाया जाता है। उनके जितने सगे संबंधी थे, भतीजे वगैरह थे, सब पुलिस के आते ही चंपत हो गए। मुहावरे है चंपत होना, 9 2 11 होना, भाग गए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए, सभी बाकी
भाग गए, फरार हो गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। एक तो ठाकुर बारी के महंत और साधु संतों ने किया, अब ये दूसरी बार उनके स्वयं के भाइयों ने किया है। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से बिल्कुल अलग रहने लगा। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले। हालांकि ये 4 जवान उनके स्वयं के लगाए हुए नहीं, 2 पुलिस के जवान हरिहर काका के भाइयों की तरफ से है और 2 पुलिस के जवान ठाकुर बारी के महंत की ओर से है, क्योंकि दोनों को ये डर था कि यदि उनके भाई लोग ही पुलिस के जवान रखेंगे और दूसरा पक्ष नहीं रखेगा तो डरा धमकाकर उसकी जमीन अपने नाम करा लेंगे। ये महंत का डर था। दूसरी तरफ उनके भाइयों को भी डर था कि यदि महंत और साधु संत हरिहर काका को पुलिस की सुरक्षा देंगे तब वो डरा धमकाकर अपने नाम करा लेगा और हम उसके जमीन से बेदखल हो जाएंगे। इस तरह से दोनों एक दूसरे से डरने लगे, महंत उनके भाइयों से और उनके भाइयों से महंत। इसलिए महंत की तरफ से भी और उनके भाइयों के तरफ से, दोनों के तरफ से 2-2 पुलिस वाले राइफलधारी जवान हरिहर काका की सुरक्षा में लगा दिए। इस तरह से 4 पुलिस के जवान उनकी सहायता के लिए रहने लगे। पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। लेखक कहता है, मैं समझता हूं फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर है, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बारी के महंत और उनके भाइयों से ही मिली है। ठाकुर बारी के साधु संत, काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए, और दोनों तरफ से ये प्रयास होने लगे कि उनकी जमीन उनके पक्ष में लिख दें। महंत चाहता था कि ठाकुर बारी के नाम लिख दे, हरिहर काका के भाई लोग चाहते थे कि उनके नाम या उनके बेटों के नाम, भतीजों के नाम लिख दे। ऐसे समय में एक नेताजी था। वह ना तो कोई नौकरी करते ना ही खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते। गांव में इस तरह के कुछ लोग होते, आपको मालूम होगा। वह सोचा कि राजनीति की जादुई छड़ी बस उनके पास है और उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है और तुरंत वह गांव के कुछ विशेष लोगों को उनके साथ हरिहर काका के पास पहुंच जाते और उनके पास एक प्रपोजल रखते, प्रस्ताव रखते। कहता है कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाएगा, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। वह कहता है कि आपके नाम से हरिहर उच्च विद्यालय, एक हाई स्कूल खोला जाएगा, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, आपकी जमीन का सही उपयोग हो जाएगा, गांव का विकास हो जाएगा और बच्चों को एक स्कूल मिल जाएगा, और आपकी जमीन का जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपके भाइयों और महंत के बीच में, वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर अब कोई दूसरा उपाय चढ़ने वाला नहीं था। वह नहीं माना। नेताजी निराश होकर लौट जाते हैं, वापस हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इन दिनों गांव में चर्चा के केंद्र बिंदु थे हरिहर काका। जहां भी देखो, गांव के आंगन में, घर घर में, खेत में, खलिहान में, अलाव जहां आग लगाकर बैठते, बगीचे में, बरगद के नीचे, वो गांव के बीच में है पुरानी बरगद, आपको बताया था स्टार्टिंग में। जहां पर भी केवल उसी की ही चर्चा होती, दूसरी घटना
पर कोई चर्चा नहीं छिड़ती। गांव में छोटी मोटी घटनाएं बहुत होते रहती, लेकिन हरिहर काका के मामले में उनका कोई अस्तित्व नहीं था। जो लोग जितना जानते उससे ज्यादा व्यक्त कर देते, संभावनाएं व्यक्त करते कि पता नहीं इसका अंत कैसे होगा, राम जाने क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। दोनों लोगों ने तो सादे कागजों पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान ले लिए हैं। हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज कराया है। दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी वो नहीं मानते, लेकिन दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में अब उनकी जमीन जायदाद का असली वारिस, असल हकदार कौन होगा, ये अभी भी गांव वालों के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह है। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता उससे 10 गुना अधिक उगल देता, फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता, रहस्य समाप्त नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं, डाउट्स। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते। उत्तराधिकार ठाकुर बारी के मिलता तो ठीक रहता। ठाकुर बारी के पक्षधर वाले बोलते, महंत के पक्षधर वाले बोलते कि जमीन ठाकुर बारी को या महंत को मिल गया तो बहुत अच्छा होता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर काका के भाइयों के समर्थक बोलते कि हरिहर काका के भाइयों को जमीन मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठाकुर बारी के साधु संत काका के, हरिहर काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह समाचार खबर बिजली की तरह एक ही बार सारे गांव में फैल जाती। जैसे बिजली होता है ना, बटन दबाए और पहुंच जाता है, वैसे महंत और साधु संतों ने क्या कहा, हरिहर काका के भाइयों ने क्या कहा, ये सारी खबर बिजली की तरह फैल जाता। खबर झूठी है या सच्ची इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे हाथ खबर लगती है वह नमक मिर्च मिलाकर उसे आगे बढ़ा देता है। जैसे कहावत बोलते हैं ना, कान को कौवा ले गया बोले तो कौवे के पीछे दौड़ते, कान को छूते ही नहीं। हम किसी को बोल देंगे आपके कान को कौवा ले गया, देखो उड़ रहा है, तो कौवा को देखकर दौड़ने लगता है। वो अपने कान को छूता ही नहीं कि रियल में ले गया कि मेरा कान है। बस ऐसी ही जानकारी हरिहर काका के गांव में फैली हुई है। यहाँ पर 4 खबर है, महत्वपूर्ण है चारों खबर। आप ध्यान से सुन लीजिए कौन कौन से 4 खबर फैली हुई है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे, दुख जता रहे हैं कि हरिहर काका के अंगूठे के निशान लेने के बाद उनको खत्म क्यों नहीं कर दिया। यदि खत्म कर देते तो बात ही आगे नहीं बढ़ती। अर्थात मुहावरे में बोलते हैं ना, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब अंगूठे के निशान ले लिए तो हरिहर काका को जिंदा क्यों छोड़े, उसको मार देते तो सबूत ही नहीं बचता, तो फिर बात खत्म। जिसके पक्ष में अंगूठे का निशान चिन्ह है, जायदाद उन्हीं की हो जाती। इसके लिए महंत और हरिहर काका के भाई दोनों दुख जता रहे, खेद प्रकट कर रहे कि हमने गलती किया। दूसरी खबर गांव में फैली है ये कि हरिहर काका मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बारी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। यदि हरिहर काका मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनको अग्नि प्रदान करने के लिए, हिंदू संस्कृति में देखे होंगे डेड बॉडी को
दाह संस्कार किया जाता है, अग्नि में जलाया जाता है। तो अग्नि प्रदान करने के लिए ये 16वां संस्कार भी है। 16 संस्कार होते, उसमें से अंतिम संस्कार है, कहा जाता है अंत्येष्टि। अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है, दोनों अग्नि प्रदान करने का संकल्प ले चुके हैं। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी और उनके डेड बॉडी को, लाश को प्राप्त करने के लिए गांव में खून की नदी बहेगी। ये दूसरी खबर है। देखो, 2 खबर हो गया। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। गांव में एक तीसरी खबर फैली हुई है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए, उसकी जमीन को हड़पने के लिए हरिहर काका के भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह, जिसका नाम है बूटन सिंह डाकू, से उन लोगों ने बातचीत फिक्स कर ली है, पक्की कर ली है। और उसके अनुसार क्या है, हरिहर काका के नाम के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और बाकी उनके भाइयों का हो जाएगा और इस तरह से दखल करा देगा। हम सब पिछले में पढ़े, हरिहर काका के परिवार में कितने बीघे खेत हैं? 60 बीघे खेत। और वे लोग कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। तो 4 के हिस्से में 60 बीघा जमीन कितना होगा? एक एक के हिस्से में 60 को 4 से डिवाइड करो, 15-15 आ जाएगा, 15। तो उस 15 में से 5 डाकू बूटन सिंह ले लेगा और बाकी 10 बीघा बचेगा उसके भाइयों को दे देगा। इससे पहले कि इस तरह भी 2-3 मामले बूटन सिंह ने निपटाए हैं। लेखक कहता है कि इस तरह के जो मामले हैं, विषय हैं, 2-3 मामले वो डाकू बूटन सिंह ने निपटाए हैं, यानी उस समस्या का समाधान किया है उन्होंने। और पूरे इलाके में उनकी तूती बोलती है। तूती बोलना बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है। बहुत प्रभाव होना या दबदबा होना को कहा जाता है तूती बोलना। चौथी खबर भी है। देखिए, चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने ये निर्णय लिया है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उसके डेड बॉडी को, लाश को हस्तगत करने के लिए देश के कोने कोने से साधुओं को, विशेष रूप से नागा साधुओं को बुलाएंगे और मार काट शुरू हो जाएगी और हरिहर काका के लाश को प्राप्त कर लिया जाएगा। इसी तरह से उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये 4 खबर गांव में फैली हुई थी। हमने आपको एक एक करके बता दिया। पहले में क्या बताया? महंत और उसके भाई अंगूठे के निशान लेने के बाद हरिहर काका को खत्म नहीं किए, इस पर दुख जता रहे। दूसरा, हरिहर काका के मरने पर उनको अग्नि प्रदान करने के लिए, उनके डेड बॉडी को प्राप्त करने के लिए महंत और उनके भाइयों के बीच खून की नदी बहेगी। तीसरी खबर, हरिहर काका के भाइयों ने इलाके का मशहूर डाकू बूटन सिंह से बातचीत पक्की कर ली है कि 15 बीघे में से 5 बीघे बूटन लेगा और 10 बीघे उनके भाइयों को मिल जाएगा और समस्या का निपटारा हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। चौथी खबर, महंत ने निर्णय लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे और हरिहर काका की डेड बॉडी को प्राप्त कर अग्नि प्रदान करेंगे और उसी के साथ उसकी जमीन भी ठाकुर बाड़ी की हो जाएगी।
ये चारों खबर गांव में फैली हुई है। जैसे कि मैंने पिछले में बताया, कौवा को बोला गया कि कान को कौवा ले गया, उसी तरह की मानो खबर है। सच्चाई कितना है कोई नहीं बता सकता। रहस्यात्मक और भयावनी डरावनी खबरों से गांव का आकाश पूरी तरह से आच्छादित है। यानी गांव में डर का माहौल है, भय का माहौल है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल, यानी डर का माहौल और गहरी होती जा रही, बढ़ती जा रही है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर काका कोई अमृत पीकर थोड़ी आए हैं, अमर होकर थोड़ी आए हैं। एक ना एक दिन तो उन्हें मरना ही होगा, और जैसे ही वह मरेगा मानो गांव भयंकर तूफान की चपेट में आ जाएगा। गांव में मुसीबत आ जाएगी, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। उस समय क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। और इस लड़ाई में जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा, उसकी जद में आ जाएगा। गांव पहले से दो भागों में बटा हुआ है, हम पिछले में पढ़े। हरिहर काका के भाइयों के समर्थक और ठाकुर बारी महंत के समर्थक अपने अपने पक्ष हैं। तो इस तरह से दो भाग पहले से है, तो पूरा गांव इसकी जद में आ जाएगा। इसीलिए लोगों के अंदर डर अधिक है और इस घटना की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसको झुठला करके, इग्नोर करके, अनदेखी करके उस सत्य घटना को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, अटल है। उसको हम नहीं आएगा बोल करके हम टाल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। और हरिहर काका, उनकी हालत अब तो बिल्कुल मौन हो गए। अपनी जिंदगी के शेष दिन वो काट रहे। बस एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें खाना पीना बनाता, उसको खिलाता। उसको हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज मस्ती के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए। गूंगेपन, ना बोलने का, कुछ बोल नहीं पा रहा है। जब व्यक्ति के पास ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है तो व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह अपनी समस्या किसी को नहीं बताना नहीं चाहता। उसी तरह की परिस्थिति हरिहर काका के पास है, इसलिए वह गूंगेपन का शिकार हो गए। कोई बात आकर के कहो, पूछो, सब सुनता है लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। आंखें खुली रहती हैं, आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। गांव के सब लोग, रिश्ते नातेदार लोग आकर के बहुत कुछ कहते, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वह आसमान की ओर देखा करते। जब देखे होगे आप लोग भी, अनुभव करना, जब व्यक्ति के पास कोई समस्या आती है, मुसीबत आती है, तब वह व्यक्ति क्या करता है, किसी से बात नहीं करना चाहता। वह या तो ऊपर आसमान की ओर देखते रहता है या नीचे जमीन की ओर देखेगा और जमीन में कुछ लकड़ी पकड़ करके, कुछ चीजें पकड़ करके जमीन को खुरसते रहता है। ये व्यक्ति की परिस्थिति बन जाती है। सेम उसी तरह की परिस्थिति आज हरिहर काका के पास भी बनी हुई है। इसलिए वह या तो बोलना नहीं चाहता या वास्तव में वह गूंगा बन गया है। अब पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से खा पी रह रहे हैं। लेखक कहता है, जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले
करें विलास। जिसका धन है वो तो उपवास रह रहा है, फास्टिंग, बस थोड़ा खा रहा है। बूढ़ा व्यक्ति कितना खाएगा, बुजुर्ग व्यक्ति। और जो उसकी संपत्ति को खाने वाले हैं वो आराम से भोग विलास कर रहे हैं, मौज मस्ती के साथ ऐसो आराम की जिंदगी बैठ करके व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि 15 बीघे खेत की फसल से जो इनकम होती है, आय होती है, उनको रुपये पैसे मिलते, उससे वो आराम से बैठ करके खा रहे हैं। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जन उसका भोग लगा रहे हैं। जो उनकी सुरक्षा में है, जो उनकी देखभाल कर रहे, वे सब अब तक उन्होंने अपने जीवन में जो नहीं खाया, दोनों जून, दोनों समय, अब वही लोग दोनों टाइम मानो भोग लगा रहे हैं। उनकी संपत्ति में मौज मस्ती के साथ आराम से खाते पीते जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस तरह से हरिहर काका की जो यह कहानी है, एक पारिवारिक कहानी है, भाइयों के बीच की कहानी है। और आज देखे होंगे, आज इसीलिए संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का नहीं जमता। एक भाई दूसरे भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं, बाप बेटे से नहीं जमता। उसका कारण है जायदाद। कहा जाता है ना, जर, जोरू और जमीन, ये तीन ही विवाद के कारण है इस धरती पर। जर, जर कहा जाता है धन दौलत, रुपये पैसे को जर कहा जाता है। जमीन, उसकी प्रॉपर्टी, जर जमीन। और जोरू, जोरू मीन्स पत्नी। पत्नी, महिला के कारण ही देखे होंगे रामायण हो गया, महाभारत हो गया। सीता के हरण के बाद ही राम रावण का युद्ध हुआ, रावण मारा गया। किसके कारण? पत्नी, जोरू। जोरू का मीनिंग है पत्नी। महाभारत किसमें हुआ? द्रौपदी के वस्त्र हरण के कारण हुआ, और एक कुल का पूरा विनाश हो जाता है। इसलिए इन तीन चीजों से व्यक्ति को बचकर रहना चाहिए। यही तीन ही इस संसार में फसाद की जड़ माना जाता है, कलह का जड़ माना जाता है, समस्या का जड़ माना जाता है। वह है जर, जोरू और जमीन। तो यहाँ पर भी हमने देखा, वही जमीन के कारण किस तरह से भाई भाई के रिश्ते से टूट जाता है, भाई भाई के खून के प्यासे हो जाते। वही जमीन के कारण महंत, साधु, संत, पुजारी अपने स्वाभाविक स्वभाव को, साधु स्वभाव को, धार्मिक प्रवृत्ति को त्याग कर धन के लालच में आकर किस तरह से हरिहर काका पर अत्याचार करते, अन्याय करते। और यदि व्यक्ति समाज और धर्म दोनों तरफ से धोखा खाए, अपने परिवार से भी धोखा खाना, अपने भाइयों की वजह से, रिश्ते नातेदार की वजह से, और दूसरी तरफ वहां से निकल करके समाज में आए, तो समाज में धार्मिक आस्था के कारण, जिस पर हम विश्वास करते, धर्म पर, धर्म के मानने वाले लोगों पर, धर्म के धुरंधरों पर, जो पुजारी हैं, साधु संत हैं, वे भी इस तरह से अन्याय करने लगे, छल करने लगे, कपट करने लगे, धोखा देने लगे, तो व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? न तो वह परिवार में रह सकता, न तो वह समाज में रह सकता। इसलिए उसका जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा। क्योंकि अरस्तु ने एक प्रसिद्ध कथन कहा, अरस्तु, जिसको आप अरिस्टोटल कहते, जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता। और उन्होंने ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी बताया।
सोशल एनिमल की संज्ञा दी। तो व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में जीवन व्यतीत करता है, समाज से वह अलग रह करके जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। ऐसा करने वाला दो ही होता है, वह या तो पशु है या देवता। तो मनुष्य देवता तो नहीं बन सकता और पशु बन करके जंगल में अकेला रह भी नहीं सकता। एक बार पशु बन करके रह सकता है, लेकिन मनुष्य इस युग में देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस संदेश के साथ अपने रिश्ते नातों को बनाए रखिए, अपने संबंधों को, सामाजिक ताने बाने को बुन करके रखिए, धार्मिक आस्था को टूटने ना दें और अध्ययन करते रहिए। इस पाठ से संबंधित हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी आपको देंगे, जिसमें 42 प्रश्न हैं। उसको भी आप ध्यान से पढ़ लेना, यह वीडियो भी जरूर सुनना। तो इस तरह से साथियों, हमने हरिहर काका पाठ के सारांश के तौर पर 3 वीडियो प्रस्तुत किए, जो इसके साथ ही यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर किसी दूसरे पाठ के साथ, अन्य वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।